हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 56, जिसमें जीके जीएस, साइंस और एमपी जीके और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रसिद्ध तुंगभद्रा बांध तथा नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर ही बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आपको यह टेस्ट सीरीज 50% छूट पर मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज में 50 से भी ज़्यादा सेट है, जहां पर आपको हजारों टॉपर्स के बीच में अपनी रैंक देखने को मिलेगी। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट सीरीज लगाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। यह छूट आपको मेरा यह कोड दबंग50 यूज़ करने पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कोड को आप नोट कर लीजिए और जाकर तुरंत सेट पेपर लगाइए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था। पूछा गया आपसे किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 को बुनियादी शिक्षा की नींव रखने के लिए नई तालीम की योजना बनाई, जिसे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, फल उत्पादन से। भारत में स्वर्ण क्रांति का उद्देश्य फल, शहद एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है। पूछा गया आपसे ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, दूसरी पीढ़ी से। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बनाने में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, गोपाल स्वामी अयंगर ने। अनुच्छेद 370 का प्रारूप गोपाल स्वामी अयंगर ने तैयार किया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान था, परंतु वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है तथा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में विभाजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, पासी कोंग की किस राज्य का लोक नृत्य है। पूछा गया आपसे पासी कोंग की किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश में। पासी कोंग की अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल के सीएम है पेमा खांडू। अरुणाचल के वर्तमान गवर्नर हैं बीडी मिश्रा और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। और अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बॉबी जिंदल। संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बॉबी जिंदल हैं। बॉबी जिंदल अमेरिकी प्रांत लुजियाना के गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्लॉटर। प्लॉटर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है।
सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट की कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल यंत्र पर उपलब्ध फाइल को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और एक होती है हार्ड कॉपी। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंटर के माध्यम से कागज के पन्नों पर छाप दिया जाता है तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। और प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह एक डिवाइस है जिससे हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, तो यह एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। खोवांग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? पूछा गया आपसे खोवांग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम। खोवांग मिजोरम राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के सीएम है जोरामथंगा। मिजोरम के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और वर्तमान में मिजोरम के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत व्यक्त करता है? पूछा गया आपसे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इसकी प्रेरणा भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाने की घोषणा की गई है तथा 2011 से 2020 तक के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 रोपड़। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है और रोपड़ पंजाब राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। किस राज्य की सीमा म्यांमार में नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा म्यांमार में नहीं लगती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो सिक्किम की राजधानी म्यांमार या सिक्किम की जो सीमा है वह म्यांमार देश के साथ नहीं लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पियरे डे कोबैटिन। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में फ्रांस के पियरे डी कोबैटिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? पूछा गया आपसे मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 1990 में। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में प्रकाशित हुई थी। वर्तमान में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 131वां है। तो आपको वर्तमान स्थिति आपको याद रखना है। तो वर्तमान समय में भारत का मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व में स्थान 131वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिक
तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है। पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। केल्विन पैमाने में जो हिमांक बिंदु होता है वह 273 केल्विन होता है तथा भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? पूछा गया आपसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अपर्णा कुमार। अपर्णा कुमार वर्तमान में डीआईजी आईटीबीपी देहरादून सेक्टर में तैनात हैं। अपर्णा कुमार ने 2014 में सर्वप्रथम अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो की चोटी पर चढ़ाई की थी। इन्हें यह अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पूछा गया आपसे भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य। मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु राज्य था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन 2019 के किस महीने में हुआ था? पूछा गया आपसे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन 2019 के किस महीने में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अगस्त माह में। अरुण जेटली की मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हुई थी। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं जो कि देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं और इन्हें देश की पहली महिला रक्षा मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मलखंभ। प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखंभ खेल से संबंधित है। इस पुरस्कार की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा 9 अप्रैल 2013 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस या फिर इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर्स के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर में। नेहरू स्टेडियम इंदौर में स्थित है। यह एक इंडोर स्टेडियम है। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की स्मृति में दिया जाता है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की स्मृति में दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कैप्टन रूप सिंह। मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में दिया जाता है। कैप्टन रूप सिंह हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित हैं। यह अवार्ड ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जीवन पर्यंत खेल क्षेत्र में सेवा की हो। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। हंसते हैं रोते हैं कहानी के रचनाकार कौन है? पूछा गया आपसे हंसते हैं रोते हैं कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 हरिशंकर परसाई। हंसते हैं रोते हैं कहानी के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से
ऐसा कौन से पौधे का उदाहरण है जो कि बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चीड़ वृक्ष। चीड़ वृक्ष ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं परंतु फल नहीं देते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आयोडीन। भोजन में शर्करा की जांच आयोडीन डालकर की जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा अर्थात ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27। केचुए से क्या लाभ होता है? आपसे पूछा गया है केचुए से क्या लाभ है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। केचुए जो होते हैं वह जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। मलेरिया बीमारी मादा एनोफिलेज मच्छर के काटने से होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। प्याज परिवर्तित रूप है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तने का। प्याज तने का परिवर्तित रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। जलियांवाला बाग में बसंत किसकी प्रसिद्ध कविता है? पूछा गया आपसे जलियांवाला बाग में बसंत किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सुभद्रा कुमारी चौहान। जलियांवाला बाग में बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में हुआ था। उनका विवाह मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? पूछा गया आपसे वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो इसका आप राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।